नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिच हैबिट्स चैनल के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, क्वार्टर वन के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, कई कंपनीज के आ चुके हैं, चाहे आप आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनीज के बारे में बात करें। बट अभी तक हमने किसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि देखिए इतनी सारी कंपनीज है मार्केट में, तो सभी को कवर करना बहुत दिक्कत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप सभी को कवर नहीं कर सकते, बट मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू कुछ बड़े अपडेट होते हैं तो उनको मैं कवर कर देता हूँ। लेकिन इसके अलावा कई बिगनर ऐसे होते हैं जो खुद से स्टडी करना चाहते हैं, और हर क्वार्टर के अंदर से नए नए लोग जुड़ते हैं जो खुद से चीज़ों को पढ़ना और खुद से मार्केट सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं हर क्वार्टर के अंदर एक या दो वीडियो जिस पर मैं पूरा बताता हूँ कि यार कंपनी के नंबर किस प्रकार से कैसे पढ़ने। तो आज के दिन हम बात करेंगे एक फाइनेंस वाली कंपनी जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। ऑफकोर्स बैंक के नंबर या फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती है, इनके नंबर पढ़ना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए मैं फाइनेंस वाली कंपनीज के नंबर पूरा स्टडी करके बताता हूँ कि क्योंकि इसके अंदर प्रोविजन, एनपीए, ये सारी चीज़ें आती है। तो कैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है, मतलब एक जो बोलते हैं ना बेसिक चीज़ें जो होती है, कम से कम एक इंसान को इतना तो पता होना चाहिए, एक इन्वेस्टर को इतना तो पता ही होना चाहिए अगर आप किसी कंपनी में बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक के बोनस के साथ। ऑफकोर्स मार्केट में इससे रिलेटेड बहुत बड़ी हाइप बन चुकी है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अभी तक कभी भी बोनस नहीं दिया। अच्छा, बोनस का रेशो क्या रखा है भैया? 1:1 का इन्होंने रेशो रखा है। देने के अलावा डिविडेंड की भी इन्होंने घोषणा करी है। कितना डिविडेंड दे रहे हैं? 5 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया है। देन इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट इन्होंने क्या रखी? तो दोस्तों 25 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट है। अगर आप इससे पहले इस शेयर को बाय करते हो तो आपको भी डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा। लेकिन भैया इसके लिए डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, इन चीज़ों के लिए हमें नहीं भगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाता है, तो आपको इसका इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला। देन अब हम बात करेंगे कंपनी के एक स्टैंड अलोन नंबर के बारे में। ऑफकोर्स स्टैंड अलोन के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, कंसोलिडेटेड के बारे में नहीं। क्यों? इसका रीजन ये है कि फाइनेंस वाली कंपनीज के नंबर हमेशा स्टैंड अलोन पड़े जाते हैं, क्योंकि पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, इनका डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको वो भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्टैंड अलोन का मतलब एचडीएफसी, जैसे एचडीएफसी के हिसाब से अपन बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एचडीएफसी बैंक का आप नंबर पढ़ रहे हैं तो स्टैंड अलोन के अंदर इसका सिर्फ जो बैंकिंग सेक्टर वाला बिजनेस है वही इसके अंदर इंक्लूड होगा। बाकी जो इसके सब्सिडरीज कंपनीज का जो बिजनेस है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, जो जॉइंट वेंचर वो भी इंक्लूड नहीं होता। लेकिन कंसोलिडेट में क्या होता है, इसका जो बैंक वाला बिजनेस है इसके साथ साथ इसका जो जॉइंट वेंचर है, इसके जो सब्सिडरी कंपनी है, लाइक जैसे आप बात कर लीजिए, अगर मैं कंसोलिडेट नंबर पढ़ने जाऊंगा इसके, तो उसके अंदर एचडीएफसी बैंक के नंबर के साथ साथ इनका जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है, इनका जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, वो सब इंक्लूड होकर कंसोलिडेट नंबर के अंदर आंकड़े निकलते हैं। ठीक है, तो हमको मेन पिक्चर देखनी होती है, इसलिए हम जाते हैं फाइनेंस वाली कंपनीज में स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर। देन अब हम नंबर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में, किस प्रकार से भैया 30 से 2024 से 25 हो गया, एंड ये हो गया भैया क्वार्टरली। तो आपको ध्यान रखना ये ईयरली है और ये क्वार्टरली हम बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, ऑफकोर्स रुपीज़ इन करोड़ है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। टोटल इनकम कंपनी की कितनी है, इस बार कंपनी ने कितना अर्निंग किया है, तो आप सभी लोग, आई होप आप सभी को आराम से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कंपनी की इस क्वार्टर की अर्निंग हुई है 99,200 करोड़ की, यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कितनी थी? 83,700 करोड़ की। एंड पिछले क्वार्टर के अंदर कितनी थी? 89,400। आप मोटा मोटी भी पकड़ोगे तो ऊपर से 99, 89 और 83 आप पकड़ सकते हैं, मतलब 83 से 99 हो चुका है ईयरली बेसिस पर, और क्वार्टरली पर 89 से 99 आपको देखने को मिल रहा है। यानी इनकम तो अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सपेंस क्या है? तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 99,000 करोड़ की इनकम जनरेट करने के लिए 63,466 करोड़ का एक्सपेंस कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से पिछले क्वार्टर के अंदर कितना था? 62,000 का, और पिछले साल सेम क्वार्टर में कितना था? लगभग 60,000 आप मान के चलो। ठीक है, तो 60 का एक्सपेंस हो गया 63 और 62 का हो गया 63। ऑफकोर्स इनकम इतनी अच्छी बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी बढ़ता ही है। तो अब इनकम में से एक्सपेंस हटा दो, हमें क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको मैं टॉप लाइन भी बोलता हूँ, किस प्रकार से देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 23,884 करोड़ से हो चुका है ईयरली बेसिस पर 35,733 करोड़ का, और क्वार्टरली पर 26,000 से 35,000 का, जो कि बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। टॉप लाइन तो अच्छी है, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोविजन के बारे में एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रोविजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर आराम से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैसे मैं टिक कर देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने हाल ही के अंदर देखा कितना था, इसके जस्ट नीचे लिख रखा है प्रोविजन। प्रोविजन आखिर है क्या? देखिए, प्रोविजन सिर्फ एक अकाउंट एंट्री है। ठीक है, आप इसको ऐसा समझो, ये सिर्फ एक अकाउंट की ऐसी एंट्री है जो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लियर करती है। जैसे कि जो एनपीएज होते हैं, मतलब जो असेट इतने अच्छा काम नहीं करते, या फिर जहाँ पर बैंक को लगता है कि यार ये जो पैसा है ना मेरा रिकवर नहीं होगा, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाने के लिए ये प्रोविजन का इस्तेमाल करते हैं। बैंक के बुक्स के अंदर ये रिजर्व पैसा होता है, असल के अंदर कोई पैसा का फेरबदल इधर उधर होता नहीं है, बट ये सिर्फ रिजर्व पैसा है इनके पास, जो लॉस को हटाने के लिए, मतलब कुल मिला के कैश फ्लो को सही करने के काम में आता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोहराता हूँ, इजी लैंग्वेज में, ज़्यादा इनको कॉम्प्लिकेट मत करना। प्रोविजन सिर्फ एक बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री है। ठीक है, इसके अंदर कोई पैसा का फेरबदल इधर से उधर हो नहीं रहा। ये सिर्फ ये मानकर चलता है बैंक, यार ये जो मेरा लॉस है ये तो भाई ये पैसा नहीं आने वाला, इसको वो एनपीए में शो करता है, उसके बाद उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिजर्व रखता है पैसे को, कि यार भाई साहब ये मेरा लॉस होगा, तो इसको हटाने के लिए ये प्रोविजन का इस्तेमाल करता है कि यार भाई साहब ये पैसा नहीं आ रहा, तो इसको, अभी भाई लॉस तो हो रहा है ना बैंक का, तो हटाएंगे कैसे? तो इसको प्रॉफिट में से घटा देते हैं।
भाई नॉर्मल सी चीज़ है, बैंक ने किसी को पैसा दिया, वो पैसा नहीं दे रहा तो उसको क्या करेंगे, एनपीए बोला जाएगा। एनपीए एक्स में बाद वो क्या करते हैं, इसको प्रोविजन करते हैं कि यार ये पैसा है ना हमारा नहीं आ रहा। अब क्या करें, नहीं आ रहा तो भाई साहब जो शेयर होल्डर है उनको तो बताना पड़ेगा, तो एक काम करो, इसको प्रॉफिट्स में से हटा दो। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि यार हमने देखो इतना इनकम जनरेट करा, हमने इतना बिजनेस किया, ये तो नहीं दिखा सकते क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आया। जब इंटरेस्ट नहीं आया तो इसको हटाएंगे कैसे, हमने तो पैसा दे दिया तो हमारे लिए क्या है, ये कुल मिलाकर घाटा है, तो घाटा कैसे हटाएंगे, जो प्रॉफिट है उसमें से हटा दो, सीधी सी चीज़ है। तो इन्होंने क्या करा, प्रोविजन को इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से हटा दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का इस बार का प्रोविजन कितना देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पिछले साल प्रोविजन कितना था, तो भाई साहब 2602 का, ठीक है भाई, आप 2600 भी मान के चलो, ऊपर ऊपर से हम पढ़ते हैं, 2600 करोड़ का पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रोविजन था। पिछले क्वार्टर के अंदर 3100 करोड़ का, 3200 भी मान लो, ठीक है, एक बार के लिए 3200 करोड़ का भी मान लेते हैं, 3200 करोड़ का कंपनी का प्रोविजन था। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रोविजन इतना हाई चला जाता है, बस अब 14,000 का प्रोविजन हो जाता है, 14,500 का प्रोविजन, इतना ज़्यादा कैसे चल जाता है भाई। प्रोविजन बढ़ना, एनपीए बढ़ना, क्या ये अच्छी बात होती है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसका ध्यान रखना, प्रोविजन नहीं बढ़नी चाहिए, एनपीएस नहीं बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अभी हमने चेक किया प्रोविजन, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इसको प्रॉफिट में से घटा दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजन घटाने के बाद जो प्रॉफिट निकल कर आता है, ये उसका आंकड़ा हमारे सामने है। इसके बाद आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, टैक्स वगैरह काट कुटा कर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें कितना देखने को मिल रहा है। हम चलते हैं कंपनी के सीधा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट है 18,155 करोड़ का। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 16,000, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, और पिछले क्वार्टर में था 17,000, मतलब 16,000 का 18,000 हो गया, 17,000 का भी 18,000, यानी ईयरली और क्वार्टरली इतना हेवी प्रोविजन होने के बावजूद भी प्रॉफिट के अंदर, मतलब पिछले क्वार्टर से या फिर पिछले ईयर से प्रॉफिट अच्छा दिखाया कंपनी ने। तो ये मार्केट को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसका रिएक्शन कैसा आएगा, क्योंकि प्रोविजन बढ़ना अच्छी बात नहीं होती। अब कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा, सोमवार के दिन, तब देखते हैं मार्केट इसके अंदर कैसा रिएक्शन दिखाता है। शायद मिला जुला दिखा सकता है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ तो भाई कंपनी का प्रॉफिट अच्छा था, ठीक है, लेकिन प्रोविजन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शायद मार्केट से थोड़ा नाराज भी हो सकता है। अब वो तो कल का दिन बता देगा भाई कि मार्केट को इसके नंबर कैसे लगे। देन ईपीएस भी एक बार आप नजर डालो, चाहो तो डाल लो, वैसे भाई मैंने आपको बता रखा है, जैसा नेट प्रॉफिट होता है ठीक इसी प्रकार से ईपीएस देखने को मिलता है। 21 का ईपीएस 23 हो गया, और 23 से 23.71, मतलब कुल मिलाकर ईपीएस भी उसी वे में आपको देखने को मिल रहा है। देन अब हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग असेट, एक ऐसा लोन जहाँ पर जो बोरोवर होता है उस लोन को अगर 90 दिन तक, लाइक भाई बैंक किसी को लोन देता है तो क्या करता है, या तो ईएमआई या फिर इंटरेस्ट आप चुको, तो जो 90 दिन तक अगर वो पैसा नहीं आता तो उसको क्या करते हैं, एनपीए में डालते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रखा है ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए, ये क्या चीज़ें, तो भैया ग्रोस एनपीए जो प्योर बोलते हैं ना, विदाउट एनी एडजस्टमेंट का जो एनपीए होता है उसको बोलते हैं ग्रोस एनपीए। नेट एनपीए होता है एडजस्टमेंट वाला, इसके अंदर क्या करते हैं, प्रोविजन को घटाकर आपको दिखाते हैं। अब ये फिर थोड़ा यूँ लग रहा होगा कि यार अभी प्रोविजन से निकले, अब नेट प्रॉफिट में भी प्रोविजन घट रहा है, ये पहले कैसे अमाउंट रख देते हैं। पहले ऐसा रखता है कि बैंक ऑलरेडी समझ जाता है कि यार ये जो पैसा है हमारे पास नहीं आने वाला, तो इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में ये पैसा रिजर्व रखते हैं कि यार ये पैसा तो भैया नहीं आएगा, तो इसको प्रोविजन ही हमें करना पड़ेगा, तो इसे प्रॉफिट में से हटा देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर से मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है, कुछ अच्छे एग्जांपल के साथ, ताकि आपको और इजी वे में मैं समझा सकूं। तो भैया हम क्या चेक करते हैं हमेशा, हम चेक करते हैं ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए ऑफकोर्स मैं कम चेक करता हूँ, मैं नहीं करता, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एडजस्टमेंट होता है कंपनी की। मैंने आपको पहले भी बोला स्टैंड अलोन नंबर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्लियर पिक्चर देखने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का ग्रोस एनपीए कितना देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी परसेंटेज में हम बात कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इशू ना आए, ठीक है, कंपनी का ग्रोस एनपीए कितना देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का ग्रोस एनपीए 1.33% से 1.40% बढ़ चुका है, और पिछले क्वार्टर में भी 1.33 था जो कि 1.40 हो चुका है, यानी ईयरली क्वार्टरली दोनों बढ़ा है, लेकिन इतनी हेवी जंप देखने को नहीं मिल रही, लगभग थोड़ी सी साइडवेज आप बोल सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन अमाउंट में बहुत ज़्यादा भैया, ये सिर्फ परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है, अमाउंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूँ, प्रोविजन हो चाहे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए हो, ये बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, मार्केट इनसे कभी संतुष्ट नहीं होता। मतलब फाइनेंस वाले अगर आप कंपनीज के नंबर पढ़ रहे हैं तो आपको एनपीए, प्रोविजन, ये दोनों चीज़ें हमेशा हमेशा चेक करनी चाहिए। देन भैया हमने नंबर तो पढ़ लिया, लेकिन एक नजर डालो आप कासा रेशो के ऊपर। कासा रेशो भाई करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, आप सभी को एक चीज यहाँ पर भी बता देता हूँ, कासा रेशो बढ़ना चाहिए, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा वो बैंक के लिए अच्छा होता है। तो किस प्रकार का चल रहा है भैया परफॉर्मेंस, तो भैया ये तो घटते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट को शायद ना पसंद आए। ऑफकोर्स नहीं पसंद आता यार, मतलब 38 से सीधा 33 हो जाना कभी पसंद नहीं आएगा। तो देखते हैं कल के दिन मार्केट कैसा रिएक्शन दिखाता है, लेकिन मार्केट में आप कैसा रिएक्शन दिखाएगा एक दिन पहले कैसा पता कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी, अगर आप मेरे साथ पुराने जुड़े हैं तो आपको पता होगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ, मार्केट का भी कुछ अनुमान रहता है, मार्केट भी ना कुछ बोलते हैं ना आंकड़ा लेकर चलता है कि यार कंपनी का जो प्रॉफिट है इस प्रकार का आना चाहिए। तो क्या वो एस्टिमेट जो मार्केट ने बनाया है, क्या इस बार के कंपनी के प्रॉफिट ने उसको बीट किया है या फिर नहीं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई प्रोविजन भैया मार्केट में, जैसे मैंने आप सभी को बोला था कहीं ना कहीं ये खबर चल रही है, हाई प्रोविजन के बावजूद भी कंपनी ने मार्केट के एस्टीमेट को बीट किया है। कंपनी ने अच्छा नेट प्रॉफिट दिखाया है इतना हाई प्रोविजन होने के बावजूद। आप सोच के चलो अगर 14,000 करोड़ का वो प्रोविजन नहीं होता तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आखिर कहाँ पर जाकर रुकता, क्योंकि भाई इतना अमाउंट तो 14,000 करोड़ तो घट ही गया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। खैर उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन इसके अलावा कल सोमवार है, कल जब मार्केट ओपन होगा तो फाइनेंस वाला सेक्टर आप सभी को पता है निफ्टी 50 में एक अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और इसके अंदर दो मेजर कंपनीज आती है जो फाइनेंस वाले सेक्टर के अंदर मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देती है, जिसमें से एक HDFC बैंक है और एक ICICI बैंक। ICICI बैंक के भी नंबर कल ही के दिन शनिवार के दिन मार्केट में आ चुके थे। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।